हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद सत्तार ईस्ट ससेक्स हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट में एमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और बहुत सारे डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को भी ये इन्फेक्शन हुआ है। मुझे भी ये इन्फेक्शन हुआ था, तो मैं आप लोगों से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि मुझे ये इन्फेक्शन हुआ कैसे। तो इनफैक्ट मार्च के तीसरे हफ्ते में बहुत सारे पेशेंट, कोविड रिलेटेड पेशेंट, कोरोना के पेशेंट्स एमरजेंसी मेडिसिन में आना शुरू हुए। उस वक्त तक NHS हॉस्पिटल्स पूरी तरह से तैयार नहीं थे इतनी तादाद में पेशेंट के इन्फ्लक्स के लिए। उसके साथ साथ कोरोना पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए बहुत क्लियर गाइडलाइंस भी नहीं थी, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिन्हें PPEs कहा जाता है, गॉगल्स, गाउन, ग्लव्स एंड मास्क भी वाफिर मकदार में अवेलेबल नहीं थे। एक दिन मैं जॉब से वापस आया तो मुझे हल्का सा बुखार और जिस्म में दर्द महसूस हुआ। क्योंकि मैं ख़ुद बहुत सारे कोरोना पेशेंट देख चुका हूँ, उनको ट्रीट कर चुका हूँ, उनको एग्ज़ामिन कर चुका था, उनकी हिस्ट्रीज ले चुका था, तो मुझे सबसे पहले यही सवाल मेरे जहन में आया कि डू आई हैव कोविड, कहीं मुझे कोविड इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। मैंने फ़ौरन अपने आप को अपने घर के कमरे में आइसोलेट किया। अपनी वाइफ को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया और कहा कि वो ख़ुद को और बच्चों को मुझसे दूर रखें। एंड शी हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड। और मेरे ख़्याल में यही बुनियादी वजह है कि मुझे इन्फेक्शन होने के बावजूद मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को ये इन्फेक्शन नहीं हुआ। मैं 7 रोज़ तक अपने घर में सेल्फ आइसोलेटेड रहा, और उस दौरान मुझे बुखार हुआ, जिसम में शदीद दर्द होता था, खांसी होती थी, जिसम में दर्द इतना शदीद था कि मैं एक करवट से दूसरी करवट भी नहीं ले सकता था। और बहुत शदीद किस्म के पेन्स थे, रात को पूरी तरह से नींद भी नहीं आती थी। 8th और 9th डे, मीन 8वें या 9वें दिन मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी वक्त के साथ साथ ज़्यादा सीरियस होती चली गई। उस वक्त मैंने एम्बुलेंस कॉल की और फिर मैं हॉस्पिटल चला आया। हॉस्पिटल में मेरा चेस्ट एक्सरे हुआ, मेरे ब्लड टेस्ट हुए। चूँकि मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ तो अपने चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट ख़ुद भी समझ सकता हूँ, ख़ुद ट्रीट कर सकता हूँ। और मेरे लिए ये बात नाकाबिल यकीन थी कि मेरा चेस्ट एक्सरे इस हद तक ख़राब हो सकता है। मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मुझे कोई हार्ट का मसला नहीं है, और मुझे कभी कोई फेफड़ों का या लंग्स का मसला भी नहीं है। उसके बावजूद मेरा एक्सरे बहुत हद तक ख़राब था। दूसरी बात जिसको मेरा जहन अभी तक कबूल नहीं कर पा रहा था कि जिस हॉस्पिटल्स में मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर चुका हूँ, एज ए डॉक्टर काम कर चुका हूँ, वहाँ पर मैं ख़ुद बतौर मरीज़ एज ए पेशेंट दाखिल हूँ। खैर, उसके बाद मुझे हॉस्टल में एडमिट कर लिया गया और मैं हॉस्टल में 6 रोज़ तक एडमिट रहा। उस दौरान मेरे ऑक्सीजन लेवल्स काफ़ी हद तक गिर गए थे, इस हद तक गिर गए थे कि मुझे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना पड़ी, और क्योंकि मैं ऑक्सीजन के बगैर सांस नहीं ले पा रहा था। उसके बाद मेरा दोबारा से एक्सरे हुआ, दोबारा से मेरे ब्लड टेस्ट हुए, जो कि बदकिस्मती से पहले वाले ब्लड टेस्ट और एक्सरे के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब थे। और ये वो वक्त था व्हेन आई स्टार्टेड लूजिंग होप फॉर अ व्हाइल, कि मैं थोड़ा सा नाउमीद सा होने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी कुछ रोज़ बाकी हैं। मैंने अपने वाइफ को, अपने पेरेंट्स को जो कि पाकिस्तान में होते हैं, उन लोगों को कॉल की, लेकिन मुझे सांस लेने में इस हद तक दुश्वारी थी कि मैं उन लोगों से फ़ोन पर भी ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहा था। अल्लाह के फजल करम से मेरी हालत कुछ रोज़ के बाद बेहतर होना शुरू हुई, लेकिन उन दिनों में जब मुझे सांस लेने में बहुत हद तक दुश्वारी थी, तो मैं अपने आप को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और आपसे आपकी फैमिली, फ्रेंड्स कोई भी मिलने भी नहीं आ सकता, चाहते हुए भी आपसे मिलने कोई नहीं आ सकता था। और मैंने मौत को अपने इतने करीब से देखा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मौत के इस हद तक करीब आ जाओगे और आपका कोई दोस्त, अहबाब, कोई फैमिली में से कोई शख्स आपके साथ नहीं होगा। उस टाइम पे सिर्फ मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा, और अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे वालिदैन की और मेरे फैमिली मेम्बरान की दुआओं की वजह से, और स्पेशल थैंक्स टू द हॉस्पिटल स्टाफ, उन लोगों की मेहनत की वजह से कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत संभलना शुरू हुई और मेरे ऑक्सीजन लेवल थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए। इस हद तक बेहतर हुए कि मुझे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत बाकी नहीं रही,
اور مجھے جو شارٹنس آف بریتھ تھی، سانس لینے میں تکلیف تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوئی. اور اس کے بعد 6 روز ایڈمیشن کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا. اور جب مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید میری دوسری زندگی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے زندگی میں دوسرا چانس بھی دیا ہے. تو آخر میں اپنے تمام لوگوں سے، تمام کمیونٹی ممبران سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کورونا کو سیریسلی لیں. اٹ از سم تھنگ ریئل، سیریس، ڈینجرس اینڈ ہائیلی کنٹیجیس. یہ حقیقت ہے، یہ بہت سنجیدگی سے لیں. بہت خطرناک ہے اور بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ احتیاط کی جائے، کیونکہ اس کا کوئی علاج اس وقت تک اویلیبل نہیں ہے. احتیاط میں یہی کہ آپ گھر سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں. اگر آپ کو کسی بہت ضروری کام سے باہر جانا ہے تو فیس ماسک پہنیں، ہاتھوں کو اینٹی بیکٹیریل سوپ سے دھوتے رہیں اور سینیٹائزر یوز کرتے رہیں. اور اگر کسی شخص کو کورونا کی کوئی بھی علامات ظاہر ہوں، کوئی بھی سمٹمز ہوں، جیسا کہ بخار، کھانسی، گلے میں سوزش جسے سور تھروٹ کہتے ہیں، یا پھر جسم میں درد محسوس ہو، تو وہ سب سے پہلے فوری طور پر اپنے آپ کو اپنے گھر میں سیلف آئسولیٹ کرے، الگ تھلگ کر لے ایک کمرے میں، اور اپنے فیملی کو، اپنے دوستوں کو انفارم کر دے کہ مجھے یہ علامات ہیں، تو وہ لوگ بھی آپ سے دور رہیں. اور سب سے اہم بات آخر میں رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ ہم لوگ اس بابرکت مہینے میں ہیں. تو جیسا کہ دنیا بھر کے علماء کرام، ڈاکٹر اور سائنٹسٹ نے یہی تجویز کیا ہے کہ آپ لوگ نماز اور تراویح گھر پہ پڑھیں اور کسی بھی قسم کے لوگوں کے اجتماع سے پرہیز کریں. تو میں آخر میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری فاسٹ ریکوری کے لیے دعا کریں، اور اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.